उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी मेरा उसके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? तेरे बाप की इज्जत लूट, तेरी माँ की इज्जत लूटी है क्या? ये देखिए, बता क्या किया है, क्या किया है? तेरी बहन की लूटी थी, तेरी बाप की लूटी थी क्या? मतलब ये देखिए इनकी जो है किस तरह से ये एक्सपोज हो रहे हैं। ये चाचा कह रहे हैं कि मैं बाप हूँ। नहीं सर अब जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने किस तरह से, अभी एक मिनट, वो स्टूडेंट है ना, वो आपकी बेटी की उम्र की होगी, आपके बेटी की नहीं आपके बेटी की उम्र तो फिर वो कैसे क्या उम्र खा शब्द आप अपनी बेटी के लिए सवाल करो, आप अपनी बेटी के लिए सुनो। बुढ़ऊ तो उमर खालिद पर सवाल पूछने को लेकर ऐसे भड़क गए जैसे उन्होंने अपनी बेटी उमर खालिद को ब्याह रखी हो, जैसे पत्रकार ने उनके दामाद को लेकर कोई सवाल पूछ लिया हो। बुढ़ऊ तभी किसी पर कुछ बोलेंगे जब उसने इनके घर की बहन बेटियों की इज्जत लूट ली हो, वरना बुढ़ऊ नहीं बोलेंगे। मेरे हिसाब से तो इस बुढ़ऊ की अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए थी, इसे हल्के में ही जाने दिया। तो भाई साहब हम दिलचट्टा ढूंढते ढूंढते इनको मिले, उसका नाम है आपको दिलचट्टा का जो आपका मन है, मैं तो चीज क्या कहेगी भोजपुरी दिलचट्टा। देखो भाई, कांग्रेस जनता पार्टी की जो भी सफलता रही है वो यही रही है, इसने पूरे जनजी आंदोलन की अम्मी आपा एक करके रख दी। इसी से ये आंदोलन शुरू हुआ और जाकर इसी पर खत्म हो गया। बाकी का आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो एंड वाली क्लिप है उसे स्किप मत कीजिएगा। बाकी का ये आप लोगों को दिखाते हैं कि इस प्रोटेस्ट के चलते जो जेब कतरे थे उनकी चांदी ही चांदी नहीं, सोना और आईफोन व सैमसंग S24 भी हो गया। मैं 2 बार जीत चुका, सोना का चैन बोलिए ना, लॉकेट मिला है, किसी पूछा नहीं, गणेश जी का आईफोन दे दिया, वही दे दे शायद। देखो इस भाई की किस्मत अच्छी थी कि आईफोन तो मिल गया, लेकिन जो उसकी सोने की चैन थी वो नहीं मिल पाई। अब जाहिर सी बात है, अगर आप आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में जाएंगे तो आपकी जेबें तो कटेंगे ही। जब इसने दिल्ली वालों को काट लिया, पंजाब वालों को लगातार काट रहा है, तो भला आपको कैसे छोड़ देगा। बाकी का चलिए आप लोगों के लिए एक और दिन दुखी, हताश, परेशान बेचारे जनजी से मिलाते हैं। कौन सा फोन था? सैमसंग 24 है। हो गया चोरी? ये तो भाई बेरोजगार है ना, बेरोजगारी घूम रहे हैं भाई, तो फिर वो चोरी तो करेंगे। वेरी बैड, बुरा लग रहा है, लेकिन हंसी भी आ रही क्या ऐसे भाई का फोन चोरी हो गया। वेरी बैड। जब ये बेरोजगार तो चोरी करेंगे। भाई ये सच में भाई के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। एक तो बेरोजगारी और ऊपर से सैमसंग S24 अल्ट्रा ही गायब हो गया। अभी अपने जिस हथियार से ऑनलाइन क्रांति कर रहे थे, इनका वो हथियार ही चोरी हो गया। भला अब ये देश को कैसे सुरक्षित और सेफ बनाएंगे। बाकी का अब इनके घर पर जाकर जो सुताई होगी वो अलग से होगी। वैसे ही 2-2 साल पापा के पीछे ही रोए होंगे, तब जाकर इन्हें इनका फोन मिला होगा। बाकी का चलिए अब आपको एक और मजेदार वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में लास्ट में जो बहन जी आई है उन्हें ध्यान से अवश्य सुनिएगा। मूड बना के पहले से ही एकदम मूड बना के आए हो ना, पहले से मूड बना के सुनना ही नहीं है। ये क्या था? ये क्या था? अब मेरे टीके से भी दिक्कत नहीं। ये क्या किया फिर? हाँ क्या किया? पहले ही अपना बीपी चढ़ा के बोल रहा। बीपी नहीं ये किया, टीका लगा हुआ है ना, टीके से दर्द है, बीपी चढ़ा। यही बात है, यही प्रॉब्लम है कि टीके अगर लगा रखा है, सॉरी टू से दिस, पर जिनकी नीचे से कटी होती है ऊपर तिलक से दिक्कत होती है। बहुत सही भाई। प्रोटेस्ट किसके लिए था? जो नीट का एग्जाम लीक हुआ है। प्रोटेस्ट किसके लिए था? जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा मांगने के लिए। लेकिन इन्हें इन चीजों की बात ही नहीं करनी, इन्हें बात करनी कि तुमने तिलक क्यों लगा रखा है। इन्हें RSS को गालियां देनी है। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही जवाब उचित रहते हैं। बाकी का चलिए आप लोगों के लिए अब जेनजी साइंटिस्ट व रिसर्चर से मिलवाते हैं। साइंटिस्ट हूँ मैं, एक रिसर्चर हूँ। शिक्षा मंत्री को जानती हैं? कौन है? हाँ जानते हैं, शिक्षा मंत्री है बस। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। तुमसे पूछे थे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं? तुमसे पूछे थे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं ये बताइए ना। तुमसे बात कर रहा पिलर है। बीजेपी वाला चैनल है क्या? मैंने आपसे पूछा कि शिक्षा मंत्री कौन? आप यूथ है ना, तो मैंने आपसे पूछा शिक्षा मंत्री कौन है, ये बताइए ना। तो बताएंगे नहीं। ये जिसके विरोध में आई है, जिनके लिए विरोध में आई है, इन्हें उनका ही नाम नहीं पता है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जिस संस्था में साइंटिस्ट होंगी, जिस संस्था के लिए रिसर्च करती होंगी, उसके पैसे तो डूब ही जाएंगे। चलिए अब आप लोगों के लिए शाहीन बाग वाले कॉकरोचों से भी मिलवा देते हैं। आप भी अपने आप को कॉकरोच मानती हैं? हमने खुद से नहीं माना कॉकरोच, हमने खुद से नहीं माना, हमें बनाया गया, हमें बोला गया कि हम कॉकरोच हैं। हमने खुद से तो आगे आगे नहीं बोला कि हम कॉकरोच हैं, हमें तो बोला गया है ना कि हम लोग कॉकरोच हैं। आज के युवा कॉकरोच है, हमें कॉकरोच समझा जा रहा है और दबाया जा रहा है नीचे। इसने बोला आपको कि आप कॉकरोच हैं? आप लोग इतना, आपको मंत्री ने बोला, आपको खुद पता है? कौन से मंत्री ने?
मंत्री का नाम नहीं पता। चीफ जस्टिस। देखो, सबसे पहली बात है कि नीचे नहीं दबाना चाहिए, लेकिन अगर आप दबने वाले काम ही करेंगे तो आपको दुनिया दबाएगी ही। जब आपको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं होगी, किसी के भी कहने पर एक भेड़ चाल में एजेंडे में फंस कर आप वहां धरना करने आ जाएंगे बिना किसी जानकारी के लिए, तो जाहिर सी बात है दुनिया दबाएगी ही। खैर चलिए अब आगे देखते हैं कि मदरसे में भी नीट की तैयारी करवाई जा रही है, तो देखते हैं कि नीट की तैयारी किस तरह से करवाई जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्यों आए हो? क्यों है? मेरे बच्चे नीट के पेपर दिए, वो लीक हो गया है तो आई हूँ यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। पेपर लीक हुआ है इसलिए प्रोटेस्ट करने आए हो? जी। कांग्रेस जनता पार्टी के जो वो है लीडर, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं है तो उनका पब्लिक तो है। क्या नाम है उनका? उनका नाम, कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक का क्या नाम है? उनका नाम मेरे बच्चे को पता है। इनको आपको नहीं पता है? हाँ, मेरे बच्चे मुझे लेकर आई है। पेपर लीक रोकने आए हो? हाँ। आपको पता है कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? कौन है? आपकी अम्मी कह रही है आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? पता है आपको? देखिए ये कॉकरोचेस देख लीजिए यहाँ पर, जिनको संस्थापक जो है कांग्रेस जनता पार्टी का, उनका ही नाम नहीं पता है, फिर भी ये प्रोटेस्ट करने आए। मैडम, धर्मेंद्र प्रधान को जानती है? हाँ जानती हूँ, सब कुछ। कौन है धर्मेंद्र प्रधान? मेरे बच्चे सब, जिनका इस्तीफा लिया जा रहा है वो कौन है मैडम? सब कुछ मेरे बच्चे को पता है। आपको नहीं पता है? मुझे भी पता है। मैडम को नहीं पता है, बस इस्तीफा लेके जाएंगे, नाम नहीं पता धर्मेंद्र प्रधान है कौन। मेरे बच्चों को सब मालूम है, लेकिन बच्चे भी माइक देखते ही 9-2-11 हो लिए। बेचारे बच्चे भी कह रहे होंगे कि अम्मी जान कहाँ लाकर बेमतलब में हमें फंसा दिया। वो तो अच्छा है कि बुर्का पहन रखा है और मास्क लगा रखा है, वरना मीडिया में शक्ल आ जाती तो और भी ज्यादा फजीहत होती। 5वीं फेल, 6ठी फेल, 7वीं फेल बैठ जा रहे हैं मिनिस्ट्री में, जिनको मिनिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। क्यों? क्या इस देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? और दूसरी चीज, इनके खुद के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इतने ही अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं सरकारी स्कूलों में। आप बोल रहे कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछेगा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ उस पर बात कीजिए। बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। भाई सही बात है, वो लड़की है, वो तो ये बोल सकती है कि जो लोग मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री में बैठे हैं, उन्हें मिनिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं आती है। लेकिन हाँ, आप इससे नहीं पूछ सकते हैं कि तुम जिसका विरोध करने आई हो, तुमने जो एग्जाम दिया है उस नीट की फुल फॉर्म क्या है। जब से हम मेच्योर हुए, मतलब 18 एडल्ट हुए हैं, तब से एग्जाम दे रहे हैं लगभग। ठीक है, 5 साल हो गए, तो हमने से इलाहाबाद में रहते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? क्या वाइस प्रेसिडेंट? वो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप? नहीं मालूम है। आपको वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता सर, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है बेरोजगारी का देश के अंदर। नहीं फिलहाल पीसीएस निकलेगा नहीं और यूपी पुलिस की हम करेंगे नहीं। भाई देखो, मुझे बाकी सबका तो समझ में आता है कि उन्हें नीट की फुल फॉर्म नहीं पता है। हमारे देश का शिक्षा मंत्री कौन है जिसका इस्तीफा लेने आए हैं वो नहीं पता, चलो एक बार को चलता है, एक नॉर्मल सी बात हो जाती है, वैसे तो पता होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति पिछले 8 सालों से 2019 से पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसे बेसिक क्वेश्चन भी नहीं पता है। तो अब आप ही बताओ कि इन्हें तैयारी करते हुए 8 साल तो बीत ही गए हैं और ये आने वाले 8 सालों तक और भी तैयारी करते रहेंगे, फिर बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन ये पीसीएस का एग्जाम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, फिर कहेंगे कि देश में बेरोजगारी बहुत है। लो भाई, देश का झंडा संभल नहीं रहा है और ये देश संभालने चले हैं। कहाँ बैठना सर? ये आगे पीछे। ये भी बेचारा सोच रहा होगा कि अमेरिका में बंद कमरे में एसी में बैठकर क्रांति लाना, ज्ञान रेलना बहुत ही अच्छी बात थी। ये कहाँ फोकट में आकर इस धूप में गर्मी में आकर सड़ गया। बेहोश हो गए? क्या कह रहे हैं? कौन बेहोश हो गए? कोई नहीं हुआ भाई ऐसा है ना, बाहर से आया अमेरिका से, इसलिए वो बेहोश हो गए। हम भारत वाले कॉकरोच है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ है। अमेरिका वाले कॉकरोच बेहोश हो गए। अभी हुआ ये सब यार, हम लोग भारत का कॉकरोच तो मजबूत है। भारत की मिट्टी है भाई अमेरिका को कॉकरोच को एसी का हवा लगाओ भाई। अपनी तो गर्मी में खड़े थे।
एसी का हवा लगाओ, अमेरिका का कॉकरोच का, इंडिया का देखो कॉकरोच कितना गर्मी में। ओहो, तुम इंडियन हो तुम। चलो कम से कम हमारे देश के कॉकरोच अमेरिका वाले कॉकरोच से तो मजबूत हैं। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं या फिर इसकी टांग खींचने पर लगे हुए हैं। आप लोग कमेंट कर बता दीजिएगा। यहाँ नाम आपका? मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था यहाँ पे, नीट पेपर में बात करने आया था। मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी, पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान, एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, उस पर बात करने गया। यहाँ पे सुनिए, आरएसएस मुर्दाबाद, आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, ये सब हो रहा है यहाँ पे। आप बोलिए धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, मैं खुद बोल रहा हूँ। ये हुई ना भाई सही बात है। ऐसे जनजीज को मेरा पूरा सपोर्ट है भाई। आप मुद्दे की बात करो, कायदे की बात करो। अगर कोई आरएसएस को गाली दे रहा है, फालतू की चर्चाएं कर रहा है, तब ही समस्या हो जाती है। अगर आप जिस मुद्दों को लेकर गए हैं, नीट को लेकर गए हैं, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगने गए हैं, इसमें हमारा पूरा सपोर्ट है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमी है कि पेपर लीक को नहीं रोक पा रही है। लेकिन जब आप ऐसे धरने प्रदर्शन में जाकर उमर खालिद, सरजील इमाम जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, तब समस्या हो जाती है। सकती है ईवीएम जीतती है यहाँ पर। ईवीएम इज ऑलरेडी हैक्ड। वी नीड टू गो थ्रू विद वॉलेट पेपर। वी नीड टू गो थ्रू विद दैट। यही नहीं होना ऐसा नहीं सर। देखिए, आप जो ईवीएम का बोल रहे हैं, सरकार ने बुलाया था सबको, हैक करके बताइए कोई आया था क्या? नहीं आया। ये गलत बात है। जो हो रहा है वो सिस्टम से हो रहा है। वही ना कि मैं खुद एक आईटी सेक्टर में हूँ। आई नो इट इज वेरी इजी टू हैक ईवीएम। वेरी कोडिंग होती है उसमें, पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है सर उसमें पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है। उसको हैक करना बहुत इजी है। सिर्फ 3 कोड बदलने में, सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में मैं कर सकता हूँ खुद। मैं आपको कुछ राज्यों में जहाँ पर बाकी पार्टीज की सरकारें आ रही है, फिर वहाँ पर क्यों हैक नहीं होती है? मैम हैक्ड है वहाँ भी। किसने कहा कि वहाँ हैक्ड नहीं है? वहाँ भी हैक्ड है। बंगाल में अगर वो जीती है अभी, अगर बीजेपी, तो वो हैकिंग की वजह से ही जीती है। ईवीएम हैक्ड है। एक बार आप बैलेट पेपर से करवा के देख लीजिए मैम। तमिलनाडु में उसने जानबूझ के ईवीएम को वहाँ पे हैक नहीं करा। कारण केरला में वहाँ भी नहीं करेगी, साउथ में अभी नहीं करेगी मैम। उसका मुझे पता है क्राइटेरिया क्या चल रहा है। अभी नहीं करेगी। नेक्स्ट जो आएगा ना, अब वहाँ पे भी बीजेपी का देखो भाई, ये जिस भी आईटी कंपनी में जॉब कर रहा होगा, मैं सही बता रहा हूँ, इसकी 10-15 हजार से ज्यादा सैलरी नहीं होगी। ये वहाँ पर लेबर का या झाड़ू पोछे का काम ही करता होगा, क्योंकि इसकी नॉलेज देखकर मुझे लग नहीं रहा है कि ये कोई ढंग का काम कर रहा होगा आईटी सेक्टर में। बाकी का ये आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैंने ग्रोक से पूछा कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई या फिर ये फालतू की बकलोली कर रहा है। तो देखिए कि ग्रोक ने क्या कहा। ग्रोक ने लिखा, ये लड़का पूरी तरह से बकलोली कर रहा है। ईवीएम में पाइथन फुल स्टैक नहीं होता है। ये एम्बेडेड सी कोड है जो ओटीपी चिप में लॉक होता है। 3 कोड बदल दो वाली बात 100% झूठ है। कोड फैक्ट्री में बर्न हो जाता है, बाद में चेंज नहीं हो सकता। ईवीएम एयर गैप्ड है, कोई इंटरनेट, कोई वाईफाई, यूएसबी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ओपन हैकिंग चैलेंज दिया था, कोई भी हैक नहीं कर पाया। ये बंदा सिर्फ कैमरे के सामने ड्रामा कर रहा है, दिमाग से पैदल है। भाई इतना ही सच है। तो अब आप खुद ही समझ जाइए कि इस बंदे में कितनी स्किल्स हैं, इसे कितनी नॉलेज है, और कोई कंपनी अगर इसे जॉब पर भी रखेगी तो इसे कितनी सैलरी देगी। बाकी का ये आप लोगों को मिलाते हैं। जो व्यक्ति दुर्भाग्य की स्क्रिप्ट लिखता है, जिसने ये लिखा कि भगवान श्री राम मांस खाते थे, तो जनता ने उसकी किस तरह से अच्छे से खातिरदारी की है। जिसने लिखा था कि राम भगवान एजुकेशन है, पूछो जरा इसकी क्या एजुकेशन है। यही किया है जिसने लिखा था कि ये कौन है, राम भगवान मांस खाते थे। जिसने कभी ब्राह्मणवाद लोगों को फॉलो करते हो, एंटी नेशनल को फॉलो करते हो, एंटी नेशनल को फॉलो करते हो, ध्रुव राठी को अगर बात मानेंगे देश से हो जाएगा। ये कांग्रेस जनता पार्टी जिसके सपोर्टर उमर खालिद के लोग हैं, वो लोग सपोर्टर है कांग्रेस जनता पार्टी के। यही विजेता दहिया कहता है ब्राह्मणवाद एक साथ है। यही विजेता दहिया कहता है कि राम भगवान मांस खाते थे, और इसी को अब तुम लोग फॉलो करते हो, और यही लिखने की बातों को तुम मानते हो। उमर खालिद हीरो यही लिखता है। राम भगवान को लेकर नहीं आए हैं, हम तो आए यहाँ पे पेपर लिख के लिए आए हैं। तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे? नहीं, हम तो पेपर लिख के आरएसएस मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे? आरएसएस की बात है ही नहीं। तो फिर क्यों लगे नारे? क्यों लगे? इन देश के गद्दारों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही। बहुत ही सही ट्रीटमेंट दिया है इस नमूने को। बाकी का आप लोग समझ सकते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी को किस मानसिकता, किस विचारधारा के लोग चला रहे हैं। जो ब्राह्मणों को सांप बोलते हैं, उमर खालिद व सरजील इमाम जैसे लोगों के समर्थन में खड़े हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है कि जो हमारे देश का जनजी है वो ऐसे लोगों के जरिए बेवकूफ बनेगा, ऐसे लोगों का साथ देगा? अब मुझे नहीं लगता कि ये इस खातिरदारी के बाद दोबारा सड़क पर नजर आएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट
और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। पेपर लीक, उसके लिए जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको तो रिज़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट। कौन है सर एजुकेशन में? इसको रिकवर मत करना। अच्छा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। वो चलिए छोड़िए, वो क्वेश्चन स्किप करते हैं। आप ये बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या